हेलो फ्रेंड्स। द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज़ में आज हम 27 अप्रैल का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो जिसमें पहला आर्टिकल आपका देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सेफ रिटर्न। ये क्या है फ्रेंड्स? तो जैसा कि जानते हैं कोविड-19 से जो है पूरे कंट्री में जो है लॉकडाउन लगा हुआ है। तो जिससे जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है। और इसी के चलते और फिर जो सरकार ने कुछ रिलीफ मेजर्स भी लाए हैं वो उनके लिए या तो पहुंच नहीं रहे उनके तक, सभी सभी तक, और या तो जो पहुंच भी रहे हैं वो इनसफिशिएंट है उनके लिए। तो इसीलिए कई आप देखे हुए कई न्यूज़पेपर वगैरह में और टेलीविज़न में कई माइग्रेंट्स वहाँ से पैदल ही चल रहे हैं, मुंबई से आपके हरियाणा दिल्ली से। इसी के चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि कुछ ऐसे प्लान लाए जाएं और या कुछ जो रेलवे सर्विसेज हैं उनको रिज्यूम किया जाए, ताकि जो लेबरर्स फंसे हुए हैं अलग अलग स्टेट में उनको उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जो है पहुंचा दिया जाए। और इसी के चलते मध्य प्रदेश और यूपी गवर्नमेंट ने भी कुछ कई जगहों पे जो है जो फंसे हुए हैं माइग्रेंट्स वगैरह और जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको ले आने में कुछ प्रोविजंस लाए हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने कोटा में जो फंसे हुए थे बच्चे उनको फिर ले आए हैं, और हरियाणा वगैरह में और दिल्ली वगैरह में भी बस जो है भेजे थे। तो ये सब मेजर्स लिए गए हैं। और तो अंत में इस आर्टिकल में कहते हैं कि जो भी आपके माइग्रेंट्स फंसे हुए हैं उनको कुछ ट्रेन की सुविधा क्या बोलते हैं प्रोवाइड की जाए, और मतलब पूरी जो भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए ट्रेन में, और फिर उनको लाया जाए। वरना अगर अगर जिस तरह आप देखते हैं ट्रेन में लोग आते हैं पूरा मतलब पूरी बोगी भरी रहती है, ऐसे तो जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी और जो ये कोविड-19 का खतरा है वो और बढ़ जाएगा। और अगर एक बार पूरे गांव में अगर गांव में हमारे ये कोविड-19 फैल जाएगा तो इसको रोक पाना नामुमकिन होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है फ्रेंड्स? कि नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी एक मतलब बहुत ही इंटेंसिव मीन्स लॉकडाउन किया है वो अपने अपने स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि उनके यहाँ केसेस जिस कुछ जो उन्होंने मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है उन डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। तो इसी के चलते लोग वहाँ पे पैनिक बाइंग कर रहे हैं, मतलब जिनके पास जो मीन्स राशन वगैरह है वो सब है वो कमी है, तो वो इकट्ठा करने के लिए जो है काफ़ी लोग सड़कों पे आ गए। और मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं बाज़ार वगैरह था वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर हुआ, फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग सरकार सबसे गुजारिश कर रही है फिर उसका वॉयलेशन हुआ। तो इससे खतरा बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। सरकार को ये सब चीज़ें कोई भी स्टेप्स लेने से पहले क्या बोलते हैं बहुत ही एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है। तो ये सब आर्टिकल पूरा उसी के बारे में है। फिर आगे कुछ सजेशन देते हैं कि जैसे डोर स्टेप डिलीवरी अगर क्या बोलते हैं सरकार पहले अलाउ कर देती तो फिर जो इतने लोग बाहर आए हुए हैं तो उनको फिर क्या बोलते हैं प्रॉब्लम ना होती। और जो भी मान लीजिए पेशेंट्स हैं नॉन कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर मुहैया सरकार कराए सुविधाएं वगैरह, और मेडिसिन वगैरह भी क्या बोलते हैं प्रोवाइड कराए। तो जो इतनी पैनिक बाइंग की सिचुएशन हो रही है वो ना हो, क्योंकि ये ये जनरल सी बात है कि मतलब ये 1 महीने से ज़्यादा जो है लॉकडाउन हो गया है। तो ये लाजमी है कि लोगों के घर में जो राशन होगा वो कम होगा। और ऐसी ऐसी बात नहीं है कि सभी स्वस्थ होंगे, कुछ पेशेंट्स होंगे तो उनके यहाँ क्या बोलते हैं मेडिसिन वगैरह लाना और भी चीज़ें। तो फिर लोग सोचते हैं कि जाके इकट्ठा खरीद लें, क्योंकि क्या पता कल को जो है अगर मान लीजिए जैसे कुछ स्टेट में शुरुआत में कर्फ्यू लग गया था तो जो इसेंशियल आइटम्स है वो भी नहीं मिल रहे थे। तो इससे जो भीड़ इकट्ठा होना लाजमी है, तो सरकार को इन सब चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। और इसमें आगे बता रहे हैं कि कुछ मेजर्स लेने चाहिए, और कि जैसे क्या बोलते हैं जैसे अभी हमने देखा होगा कि मास्क लगाना जो है में से वो कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है। तो ये दुकानों में भी करना चाहिए कि बिना मास्क के जो है उनको सामान ना दिया जाए। और कुछ सरकार को ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि हर जो भी घर जहाँ में जो भी मिस लोकेलिटी हो वो उनके पास ही जो है जो मीन्स राशन शॉप्स हो उनको अवेलेबल कराया जाए, ताकि लोग जो है दूर ना जाएं और इकट्ठा ना हो।
तो ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका CTBT के बारे में है, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रस्ट बैन ट्रीटी, तो इसी के बारे में है। और अब कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं क्या है, पूरा शुरू करते हैं आर्टिकल। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा ये है फ्रेंड्स कि यूएस ने एक रिपोर्ट में ये बताया कि चाइना और रशिया ये दोनों कुछ न्यूक्लियर टेस्ट जो है कर रहे हैं, और जो कि हमारा जो CTBT है हमने बात की, उसको जो है वॉयलेट करता है उस ट्रीटी को। तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि जो है CTBT क्या है, पहले जान लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, और ये बहुराष्ट्रीय ट्रीटी है, मतलब अलग अलग जो मीन्स कंट्री हैं उनके मध्य जो है ये ट्रीटी हुई है। और इसमें क्या क्या होता है कि जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियर टेस्ट हैं, वो आपके चाहे सिविलियन पर्पस से हो या आपके मिलिट्री पर्पस से हो। इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स? सिविलियन मतलब जो भी मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ एटॉमिक पावर सेंटर होते हैं जिसमें बिजली का क्या बोलते हैं वो होता है, और भी अलग अलग तरीके होते हैं जिसमें जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी जो है यूज़ करते हैं हम लोग। तो उन सब को भी जो है वो आपका क्या बोलते हैं सिविल हुआ। और आपका मिलिट्री पर्पज़ क्या हुआ फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं, युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए, मिसाइल्स बनाने के लिए। तो इन दोनों मतलब सिविल और मिलिट्री पर्पज़ के इन दोनों को जो है क्या बोलते हैं, ये बैन करने की बात करता है CTBT। और सारे इन्वायरमेंट मतलब लैंड, एयर और सी तीनों में, क्योंकि हम सब जानते हैं हर कंट्री इन तीनों एरियाज़ में क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मीन्स वेपन्स का टेस्टिंग करती है। तो इन तीनों एरियाज़ में क्या बोलते हैं, इनको बैन करने की ये बात करता है। और ये कब आया था, ये 1996 में UN जनरल असेंबली में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था। और लेकिन अभी तक ये जो है मीन्स लागू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो लेकिन उसको जानने से पहले हम जो है दो टर्म को जान लेना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। ये बहुत ही यूज़ होता है जब हम न्यूक्लियर टेस्ट की बात करते हैं या फिर ऐसे ट्रीटीज़ की बात करते हैं। तो क्या है दो टर्म, नॉन पॉलीफरेशन और दूसरा क्या है, डिसआर्मामेंट। तो नॉन पॉलीफरेशन क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन के रिस्पेक्ट में, अगर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं कंट्री में, उनको मतलब जितने अभी मान लीजिए किसी भी कंट्री में 16 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उतने ही हो, उसके आगे ना बढ़ें। ये आपका नॉन पॉलीफरेशन है। और आपका डिसआर्मामेंट मतलब क्या है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हों या फिर और भी जो मिसाइल्स मतलब जो डेडली मिसाइल्स हों, उनका परीक्षण कम किया जाए। मतलब मान लीजिए भी 16 हैं तो उसको कम किया करके जो है 14, 12, 13 ऐसे करके जो है किया जाए। तो ये आपका दोनों टर्म हुआ। तो ये हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसकी बात किए। तो अब हम जानते हैं कि जो USA ने जो इशू रेज़ किया हुआ है, जिससे जो रशिया और चाइना जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो उससे एक नई न्यूक्लियर आर्म रेस शुरू हो सकती है। तो हम जानते हैं आगे क्या है, आगे बात करते हैं कि ये न्यूक्लियर आर्म रेस क्या है, और जो ये CTBT है ये इसको कैसे कंट्रोल किया। तो इसका हम जानते हैं कि ये जो पहले तो हम जान लें कि ये CTBT कैसे जो है अस्तित्व में आया था, कैसे जो है इसकी जो है ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। तो फिर क्या हुआ था, 1963 में एक पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी को कंक्लूड किया गया था, जो कि आपका अंडर वाटर और एटमॉस्फेयर टेस्ट, मतलब जो भी सबमरीन में जो भी आपका सबमरीन में टॉर्पीडो वगैरह यूज़ होता है उसमें, और जो भी मिसाइल्स आपका हवा में यूज़ होती हैं उनको, मीन्स न्यूक्लियर मिसाइल्स मेनली, उनको बैन करने की बात की गई थी। लेकिन ये जो है इफ़ेक्टिव नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर CTBT जो हमने बात की, ये 1994 में इसकी नेगोशिएशंस की बात शुरू हुई। लेकिन उसमें और उसी के बाद हम सब जानते हैं कि 1989 के बाद जो है जो हमारा USSR था वो उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया था, और जो हमारा एक कोल्ड वॉर था वो भी जो है क्या बोलते हैं ख़त्म हो गया था। और ये जो न्यूक्लियर रेस को ख़त्म करने की बात की गई थी CTBT में, तो ये कैसे होता है, एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जब USA ने जापान पे जब 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान जो हमारा हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक किया था, जिसमें काफ़ी जानें गई थी, और जिसके अभी भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स आप देखने को मिलते हैं वहाँ पे। तो इससे काफ़ी भारी नुकसान हुआ था कंट्रीज़ को।
और तो इसी के चलते जो है जो ये न्यूक्लियर टेस्ट है इसको जो है बंद करने की बात की गई थी। तो सीटीबीटी उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा आया था। तो फिर उसके बाद जब 1994 में इसकी बात हुई थी, क्या बोलते सीटीबीटी की, तो उन 1991 तक क्या बोलते हैं फिर जितनी भी मीन्स बात तो पहले से शुरू हुई थी। 1991 में और 1992 में तक जो है जो हमारा यूएसए था उनके पास जो भी मीन्स टेस्टिंग थी, आपका जो मीन्स वो यूएसए था उनके पास 1054 टेस्टिंग वो लोग किए थे, और हमारा रशिया कितना टेस्टिंग किया था उसमें 1992 तक 715। मतलब इन दोनों मीन्स जो देश हैं उनके पास कम से कम 90% जो न्यूक्लियर टेस्ट ये इन्होंने पूरे विश्व में किए थे। उसके बाद जो फ्रांस और चाइना था उन्होंने फिर भी जो है जो ये टेस्टिंग थी न्यूक्लियर टेस्टिंग उसको चालू रखा, और उन्होंने रीज़न क्या दिया था कि न्यूक्लियर डिटरेंस इससे क्रिएट किया जाए। तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि न्यूक्लियर डिटरेंस क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है न्यूक्लियर इसके क्षेत्र में। तो ये एक तरीके का मिलिट्री डॉक्ट्रिन है, मतलब एक सिद्धांत है जिसमें तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को जो है अपने कंट्री में तभी बनाएगी जब मीन्स वो दूसरे कंट्री को जो है एक डिटरेंस एक डर पैदा करने के लिए, ताकि जो है दूसरी कंट्री उन पर अटैक ना करे। तो ये आपका न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट हुआ। तो चाइना और यूएसए ने इसी के बिना पे जो है टेस्टिंग चालू रखी थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके बाद फिर कैसे ये जो है आया था अस्तित्व में। तो उसके बाद फिर यूएसए ने जो है कई फिर क्या बोलते हैं यूएसए ने क्या क्या कहा था कि जो भी ये आपका न्यूक्लियर टेस्टिंग है इसमें जो भी क्या बोलते हैं आपके सुपर क्रिटिकल हाइड्रो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उन सबको क्या बोलते हैं बंद कर दिया जाए। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये मतलब जो बहुत ही क्या बोलते हैं इंटेंसिव होते हैं आपके जो भी पानी में और जो भी मतलब एयर में लैंड में हमने बात किया वहाँ पे, और जो सब क्रिटिकल हाइड्रो डायनेमिक न्यूक्लियर टेस्ट मतलब जो कि आपका छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ होता है उसको बैन करने की बात नहीं की थी। तो इसीलिए फिर क्या बोलते हैं ये फिर मिस क्या बोलते हैं सीटीबीटी में मिस यूएसए ने प्रपोज किया था कि ये होना चाहिए फ्रेंड्स। तो उसके बाद फिर क्या हुआ था, लेकिन जो ये टर्म्स यूज़ किए थे यूएसए ने उसको प्रॉपरली ना तो डिफाइन किया गया था और ना ही एलेबोरेट किया गया था, तो जिससे काफ़ी एक वेगनेस जो है बनी हुई थी। तो अब हम जानते हैं कि ये क्यों हमने बात किया कि अभी तक ये जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, मतलब कि ये अभी जो ट्रीटी है ये फोर्स में नहीं है, मतलब 1997-8 से जो है इसका बात चल रही है, लेकिन अभी क्यों नहीं आई है। तो फिर क्या हुआ था कि इंडिया ने प्रपोज किया था, हाँ इंडिया ने फिर जो है 1996 में इसको जो है साइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि इसमें इंडिया ने जो है बात की थी कि डिसआर्मामेंट, जो हमने पहले बात की कि इंडिया ने प्रपोज किया था इसमें एक अपना प्रपोजल दिया था कि इसमें क्या बोलते हैं बंद करने की जो बात की गई थी जितने भी आपके हमने बात किया सिविल और मिलिट्री पर्पज से, ये सिर्फ ना हो इंडिया का उसमें मत था, बल्कि इसमें जो क्या बोलते हैं जो डिसआर्मामेंट मतलब कि जो भी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स या फिर हैं उसको कम करने की भी इंडिया की बात की थी, लेकिन जो और कंट्रीज़ थी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी, इसलिए इंडिया ने उसको साइन नहीं किया 1996 में ही। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद फिर उसके बाद एक नया एंट्री इसमें एक नई क्या बोलते हैं स्टेट को कमेंट किया गया, और इसमें ये लाया गया कि जो भी 44 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स और भी छोटे मोटे मिस न्यूक्लियर हैं, अगर वो इसको रेटिफाई कर देंगी तो जो ये आपका ट्रीटी है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। बल्कि हम जानते हैं कि इसकी जो मेंबर्स हैं इसमें 189 मेंबर्स हैं, क्योंकि ये यूएन के द्वारा लाया गया था, लेकिन फिर इसको एक जो हमने बात की इसमें उसको अमेंड किया गया और उसमें ये लाया गया कि 44 कंट्री इसको कर देंगी तो ये ट्रीटी फोर्स में आ जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी तक जो उसका करंट क्या स्टेटस कि 36 कंट्री ने इसको रेटिफाई किया है, जिसमें जो हमारा चाइना है, इजिप्ट है, ईरान, इजराइल और यूएस, इन्होंने साइन तो किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। तो साइन और रेटिफाई मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कोई ट्रीटी है उसको सिर्फ साइन कर देना, सिर्फ फॉर्मली साइन करना, लेकिन उसको जो है लागू नहीं करना। तो ये आपका साइन और क्या होते हैं जो आपका रेटिफाई उसमें डिफरेंस है। तो इन कंट्री ने साइन तो किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया।
बल्कि और क्या है दूसरा, फिर नॉर्थ कोरिया, इंडिया और पाकिस्तान, इन तीनों ने ना तो साइन किया, जब उन्होंने साइन नहीं किया तो रेटिफाई भी नहीं किया। तो ये इसका करंट स्टेटस है फ्रेंड्स अभी इस समय। तो उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, आगे क्या होता है फिर इसमें। तो अभी जो करंट कंडीशन क्या है, करंट कंडीशन ये है कि जो ये आर्म्स रेस है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस है, ये फिर से शुरू हुई है। और जिसमें हमने बात किया कि क्या बोलते हैं, यूएसए ने क्लेम किया कि चाइना और रशिया कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं कि मीन्स चाइना और रशिया। तो हम आपको एक बात बता दें कि 1945 के बाद जो है यूएसए बहुत पावरफुल स्टेट था, और उसके मीन्स उनकी बात काफ़ी चलती थी। और इस टर्म को बोलते हैं यूनिपोलैरिटी, मतलब मीन्स जो भी था उसमें वो यूएसए सर्वे सर्वर था, यूएसए काफ़ी चलती थी। रशिया भी था लेकिन यूएसए ज़्यादा पावरफुल था। हमने बात की जो टेस्टिंग आप देखेंगे तो यूएसए ने ज़्यादा किया था, और यूएसए काफ़ी एक उस समय बात क्या बोलते हैं, एक पावरफुल कंट्री इमर्ज होके आया था। तो उस मतलब कि आपका देख लेंगे विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, और सॉरी आपका 1994 जब तक आपका कहते हैं यूएसएसआर और ये सीटीबीटी आया था, तब तक एक यूनिपोलैरिटी था, मतलब यूएसए का चलता था। उसके बाद अभी रिसेंटली उसके बाद से क्या बोलते हैं, जो हमारा रशिया और चाइना और अदर कंट्रीज़, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट हुई हैं, मतलब काफ़ी वो भी अपना डेवलपमेंट चालू की हैं काफ़ी। हम जानते हैं रशिया ने भी और चाइना दोनों भी अभी जो है काफ़ी डेवलप की हुई हैं। तो जो एक यूनिपोलैरिटी थी यूएसए की, वो धीरे धीरे ख़त्म होती दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो कॉन्टेस्ट में यूएसए ने क्लेम किया है कि चाइना और ये जो रशिया कर रही है, बल्कि चाइना में भी जो है, जो उनका एक प्रोविंस है आपका नेवादा, वहाँ पे भी उन्होंने मीन्स यूएसए ने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो है, टेस्टिंग के बाद शुरू की है। तो तो फिर ये मतलब किसका मतलब ये नहीं कि उससे क्या बोलते हैं रशिया चाइना, बल्कि वो आपका वो भी है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अंत में क्या बात करते हैं कि करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है फिर अभी इस समय, क्या मतलब कि जो अभी हमने पूरी बात की, तो इससे क्या, इससे ये होगा कि जो 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 सी टी बी टी का मतलब कि वो है, वो बिल्कुल नलीफाई, मतलब वो ख़त्म हो रहा है, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रहा है। तो उसी के चलते, और फिर आगे जो अगर हम बात करें यूएसए और रशिया की बात करें, तो उन दोनों में कैसा मतलब कि उन्होंने कई सारी ट्रीटीज़ आपस में भी साइन की थी, जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट को जो है कम या बंद करने की बात की थी। तो उन्होंने जो है पहली ट्रीटी क्या साइन की थी, पहली ट्रीटी क्या साइन की थी फ्रेंड, आपका एक आईएनएफ, जो अभी यूएसए ने उसको जो है ख़त्म कर दिया है। तो ये क्या था फ्रेंड, आईएनएफ था, ये दोनों में यूएसए और रशिया के बीच में जो है, ये मेनली आपका जो मिसाइल्स था, जितने भी मिसाइल हैं उनको बैन करने की बात की थी, शॉर्ट और मीडियम और जो इंटरमीडिएट रेंज में। तो इनकी बात किए थे इस आईएनएफ ट्रीटी में। ये क्या है आईएनएफ ट्रीटी, क्या है फ्रेंड्स, ये आपका क्या है आईएनएफ ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। तो इसकी बात आपका 1987 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। लेकिन आप एक बात ध्यान देने की क्या बोलते हैं आवश्यकता है, कि जो ये ट्रीटी थी आईएनएफ ट्रीटी, ये जो एयर और सी, मतलब जो आपका हवा में और जो आपका सी में, पानी में, इन जो यहाँ इन दोनों पे क्या बोलते हैं मिसाइल यूज़ होती हैं, इनको बैन करने के बाद नहीं किए थे। सिर्फ और सिर्फ जो लैंड पे जो है, लैंड के थ्रू जो भी मिसाइल्स यूज़ होती हैं, उसकी बैन करने की बात किए थे इसमें। लेकिन अभी यूएसए ने उसको जो है क्या बोलते हैं अगस्त में, अगस्त 2019 में उसको जो है बैन कर दिया था, मतलब ख़त्म कर दिया था ये ट्रीटी। क्यों, क्योंकि जो है चाइना अपना जो है, जो मीन्स हम जानते हैं कि जो है क्या होता है, चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी मिसाइल्स जो है बनाई थी, और इसी के चलते यूएसए ने इसको बंद कर दिया, क्योंकि जो है इसके चलते यूएसए कई कई मिसाइल जो लैंड बेस में क्या बोलते हैं वो तो मिसाइल थी, उसको नहीं बना पा रहा था। तो इसीलिए क्या बोलते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बंद कर दिया। और एक और ट्रीटी थी आपकी न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2010 में साइन की गई थी, और 2011 में जो है क्या बोलते हैं आई थी। इसमें क्या था, इसको जो है जो भी न्यूक्लियर्स आर्म्स थे दोनों कंट्री में, रशिया और यूएसए में, इनको कम करने की बात की गई थी, जो कि आपका 2001, ये जो ट्रीटी है जो हमने बात की न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये आपका 2021 में जो है ये मतलब ये एक्सपायर कर जाएगी फ्रेंड्स। तो ये मतलब कि ऐसा, तो इन दोनों के मध्य जो है काफ़ी ट्रीटी हुई है, जिससे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की में जो है जो भी आपके वीपन्स उसमें कमी आई है। तो अभी ट्रम्प ने जो है ट्रम्प मीन्स आपके जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं यूएसए प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है चाइना को ये मीन्स लाने की बात की थी कि जो भी आपका न्यूक्लियर आर्म है उस पर कुछ कंट्रोल लगाया जाए।
लेकिन चाइना ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया था कि जो 90% न्यूक्लियर आर्म्स हैं ये आपके दोनों रशिया और यूएसए में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस पर कुछ भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो इस पूरे आर्टिकल का मतलब यही है, अंत में क्या कहते हैं कि जो सी टी बी टी है, ठीक है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इसकी जो क्या बोलते हैं एक अस्तित्व है, इसकी जो वैधता है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और एक नया न्यूक्लियर आर्म रेस की जो है हम लोग आगे भविष्य में देख सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। तीसरा आर्टिकल क्या है, तीसरा आर्टिकल बहुत, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन बस एक कुछ पॉइंट जान लेते हैं हम लोग कि इसमें देखिए, आप देख रहे होंगे जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इन तीनों का जो है मेंशन हमारे प्रियम्बल में है, जो उद्देशिका हमारे क्या बोलते हैं संविधान की है, उसमें इन तीनों का मेंशन है। जस्टिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, न्याय, और इक्वलिटी मतलब क्या होता है, समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा। इक्वल जो आपका जस्टिस मतलब क्या, जस्टिस आपका तीनों फ्रंट पे, मतलब इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल, मतलब समझ रहे हैं, इन तीनों पे जो है न्याय 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 की बात करता है हमारा जो हमारा मेन संविधान है। और इक्वलिटी मतलब क्या है, समानता होनी चाहिए, मतलब किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा सोसाइटी में, और सभी जो है जो हमारा लॉ होगा उसके उसके सामने समान होंगे, तो ये बात करता है। और फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा, मतलब भाईचारा से क्या होगा कि जो हमारे हम जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग मीन्स रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, तो अगर भाईचारा नहीं रहेगा, एक मीन्स अमंग लोगों के अंदर भाईचारा नहीं रहेगा, तो जो एक यूनिटी है कंट्री में वो उस पर क्या बोलते हैं, उस पर एक खतरा मंडरा सकता है। तो इन तीनों के बाद जो हमारा प्रियम्बल करता है, और तो ये बात है। और तो नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक दूसरा इसका और क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो जो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है ये हमारे संविधान में मेंशन है, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, ये हमारा अमेरिकन जो हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है। तो इन दोनों में अंतर क्या है फ्रेंड्स, कि जो आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन का जो राइट्स है उसको उसको वॉयलेट किया जा सकता है, किसके बेसिस पे, जो भी हमारे क्या बोलते हैं कंट्री में लॉ हैं, मतलब जो भी आपका पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, या फिर जो हमारा क्या बोलते हैं कोई भी जो हम आईपीसी या फिर जो भी हमारे मीन्स मतलब जो जो भी आपके लॉ हैं हमारे कंट्री में, उनके बेसिस पे किसी किसी भी पर्सन का जो राइट को जो है वॉयलेट किया जा सकता है। लेकिन जो आपका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये क्या कहता है, ये जो लॉ ऑफ लैंड है, जितने भी आपके लॉ हैं चाहे पार्लियामेंट उन उसके उसके मतलब उसके अलावा वो जो लॉ है वो फेयर है कि नहीं है, मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा तो नहीं क्या बोलते हैं मनमाना है कि हाँ, तो उसकी भी जो है टेस्ट मतलब मीन्स उसको भी टेस्ट करने की बात करते हैं प्रोसीजर आपका, सॉरी आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बात करता है। तो दोनों में अंतर यही है कि आप अंतर जान गए होंगे इन दोनों में अंतर क्या है। और ये हमारा क्या बोलते हैं मीन्स जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ केसेस में इसकी बात किया है। आपका जो 1978 में मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है उसमें मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की है। तो ये आर्टिकल था छोटा सा। और लास्ट आर्टिकल क्या है, फिर लास्ट आर्टिकल सिंपल है कि कोविड-19 से जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो काफ़ी 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 प्रभावित हुए हैं। तो हम जान लेते हैं कि जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सेक्शंस कौन से होते हैं। तो ये हमारे जो आपके सीनियर सिटीजन्स हो गए, जो हमारे फार्मर्स हो गए, जो हमारे रूरल वर्कर्स हो गए, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, और जो मेनली जो विडोज़ हैं, तो ये हमारे क्या बोलते हैं मेनली वल्नरेबल सेक्शन होते हैं। और जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, ये सब हमारे मेनली क्या बोलते हैं आपका वल्नरेबल सेक्शन है। और ये सब जो है बहुत ही बुरी स्थिति में हमारे क्या बोलते हैं रहते हैं हमारे इंडिया में। तो अगर वो और वो कैसे, मतलब क्या कह सकते हैं कि वो एक तो उनका इनकम लेवल बहुत कम होता है, और न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत कम होता है, और वो जिस एरिया में रहते हैं बहुत ही क्राउडेड स्पेस आप देखे होंगे, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं वो उनकी जो कंडीशन होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से रहती है। और क्या बोलते हैं शुद्ध शुद्ध जल नहीं मिलता है, जो आपका एक हेल्थ केयर है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, साफ़ सुथरा नहीं रहता है। आप देखे होंगे अलग अलग जो है स्टेट्स में, अलग अलग लोकेलिटीज़ में। तो ये वल्नरेबल सेक्शंस ये हैं आपकी, ये बोलते हैं बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं इस आर्टिकल में, आगे बात करते हैं कि एक तो जब हमारे कंट्री में कुछ महीने पहले जब स्लो डाउन आया था तो उससे भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, काफ़ी लोग की जो है जॉब लॉस हुई थी। तो अभी कोविड-19 जो महामारी है इससे जो है काफ़ी लोगों की जॉब लॉस हुई, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। तो इसकी बात करते हैं आगे। तो आगे बात करते हैं कि आपका अगर आप इतिहास में देखेंगे तो जब हमारा स्पेनिश फ्लू आया था, तो स्पेनिश फ्लू जब आया था
तो उससे पूरे विश्व में 50 से 100 मिलियन लोगों की जो है मृत्यु हुई थी पूरे विश्व में। और इंडिया में क्या बोलते हैं, कम से कम 18 लोगों, सॉरी 18 मिलियन लोगों क्या बोलते हैं डेथ हुई थी, जो कि पूरे विश्व का 6% था, जो कि बहुत ही ह्यूज था। और तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद ये भी देखा गया था, एक पाया गया था कि जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट था ये स्पेनिश फ्लू का, ये भी देखा गया था। तो और उस लॉन्ग टर्म इफेक्ट से और कुछ स्टडीज़ में भी जो है ये पाया गया था कि जो भी चिल्ड्रन क्या बोलते हैं बॉर्न हुए थे, मदर्स मीन्स बॉर्न हुए थे, वो 15% उसमें कम ग्रेजुएट हुए थे। और क्या था, और फिर क्या था फ्रेंड्स कि जो मीन्स लोगों की जो आमदनी थी वो 5 से 9% कम हुई थी जब आपका स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद की बात कर रहे हैं। और जो डिसेबिलिटी थी लोगों में वो जो है 20% ज़्यादा थी, मतलब 20% ज़्यादा हो गई थी, मतलब जब आपका फ्लू आया था उसके बाद। तो ये तीनों की बात मतलब कि जो है ये बात कर रहे हैं कि जो ये पैंडेमिक आया था स्पेनिश फ्लू, इससे जो लॉन्ग टर्म मतलब एक दूरगामी प्रभाव भी इसके देखे गए थे। तो इसी के चलते जो है अभी अगर हम देखेंगे तो जो हमारा एक, अगर इसमें फिर आगे बात बात करते हैं आर्टिकल में कि जो हमारे वुमेन्स और जो चिल्ड्रन हैं इन पे मेन फोकस करना चाहिए सरकार को। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं और इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए गर्भवती महिला है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ना ही ना मतलब एक तो उसका उसका भी स्वास्थ्य क्या बोलते हैं ख़राब होगा, और जो उसमें बच्चा पला जो कि फ्यूचर है उसका भी स्वास्थ्य क्या बोलते हैं प्रभावित होगा। और अगर उनका प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं होगा, अभी कोविड-19 में देखिए कई चीज़ें हॉल्ट कर दी गई हैं, मतलब जो भी जो भी आपका होता है प्रॉपर एक डाइट, आपका जो मिड डे मील स्कीम है उसको भी जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि सारे स्कूल बंद हुए हैं। तो जो लोगों को न्यूट्रिशन मील मिलता था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो जो एक बौद्धिक क्षमता होती है, इससे बच्चों की जो है वो काफ़ी प्रभावित होती है लॉन्ग टर्म में जाके। तो और भी जो भी स्कूल हैं वो बंद हुए हैं, तो इससे भी जो लोग बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन उसमें भी क्या बोलते हैं भविष्य उनका इसमें धूमिल है। और भी बातें आगे करते हैं इसमें। तो कुल मिला के जो हमारे चिल्ड्रन हैं और जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं, सरकार ने बहुत सारी अभी कुछ योजना आप देख रहे होंगे, क्योंकि जो गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसको भी सरकार ने उसमें काफ़ी सुविधाएं दिए हैं। लेकिन और फिर मतलब जो भी सरकार दे रही है राशन प्रोवाइड कर रही है अलग अलग तरीक़ों से, और भी स्टेट्स भी कई योजनाएं लाए हैं। लेकिन इसका जो डिलीवरी सिस्टम है, मतलब क्या वो इफ़ेक्टिवली पहुंच रहा है और टाइमली पहुंच रहा है और क्या सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच रहा है लोगों के पास, ये भी इंश्योर करना बहुत ही आवश्यक है। और हमने बात की जैसे कि स्पेनिश फ्लू का जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत देखा गया, हमने बात की कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने शो किए। तो इसका अगर अगर ऐसा नहीं तो कोविड-19 का भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं, चाहे वो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से हो। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि कुछ एक ब्रॉड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लाने चाहिए, तभी जो है इसका जो आगे खतरा है, जिसका एक इफेक्ट है, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। और तो ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। थैंक यू।